Let's start the class. चलिए वे गुड इवनिंग एवरीबॉडी. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 जो कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे. और जस्ट अ सेकेंड डियर लर्नर्स, तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 52 और हमने कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इट्स टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन 52. देखिए, सबसे पहले तो आप लोग एक बार इसको गेस करके इसका आंसर बताने की कोशिश करें. व्हाट कुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 52. ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 52 है, एक बार देखें इसका आंसर क्या हो सकता है. देन आई विल एक्सप्लेन इट. फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. द मेहताज हैव बीन लिविंग इन पीस इन दिस बिल्डिंग सिंस दे शिफ्टेड हियर. गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को. गुड इवनिंग डियर लर्नर्स. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का. द मेहताज हैव बीन लिविंग इन पीस इन दिस बिल्डिंग सिंस दे शिफ्टेड हियर. जब से वो यहाँ शिफ्ट हुए तब से बड़ा चैन से अपना तसल्ली में रह रहे हैं, मतलब उन्हें कोई परेशानी वगैरह नहीं है, खुशी से रह रहे हैं. बेटा वो टीचर्स प्रोग्राम के लिंक थे वो कल शेयर किए जाएंगे, तो कल आप सबको मिलेंगे, अभी वरी ना करें. यू विल गेट द लिंक्स बाय द आफ्टरनून टुमारो. ग्रेट. तो सम स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चन. कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर भी कमेंट कर दिया है और मैं अब आपको समझाता हूं. देखिए इसमें क्या है. एक हमने क्वेश्चन लिखा, दे लिव्ड, एक मिनट, दे वर्कड देयर ऑनेस्टली. दे वर्कड देयर ऑनेस्टली. और एक हमने सेंटेंस और लिखा, दे स्टेड ऑनेस्टली देयर. या एक काम करते हैं, थोड़ा सा मुझे ये लॉजिकल लग रहा है तो मैं ऑनेस्टली को चेंज कर देता हूँ. एक मिनट बच्चों लगेगा बस. हम ऑनेस्टली को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. एक ऐसा एडवर्ब यूज कर लेते हैं जो कि फिट हो जाए दोनों वर्ब्स के साथ में. तो हम लिख देते हैं दे वर्कड देयर सीक्रेटली. दे वर्कड देयर सीक्रेटली. और यहां पे लिख देते हैं दे स्टेड सीक्रेटली देयर. अब ठीक है. अभी जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनको आप पढ़िए एक बार में. ये जो हमारे क्वेश्चन है ना बच्चों 52, द मेहताज हैव बीन लिविंग इन पीस इन दिस बिल्डिंग सिंस दे शिफ्टेड हियर. ये क्वेश्चन हमें समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक यूज यहाँ हुआ है. तो जब आप इन सेंटेंसेस से उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे बेसिक से, तो फिर ये जो लेवल है नेक्स्ट, ये भी आपको पकड़ में आ जाएगा. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड. सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं. कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको भी सुधारते हैं. कुछ बच्चे हैं जो अभी गड़बड़ कमेंट कर रहे हैं, उनके आंसर सही नहीं है, उनको समझाते हैं. दे वर्क देयर सीक्रेटली, दे स्टेड सीक्रेटली देयर. यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को आपको कमेंट करना है. गुड. अब समझिए जो मैं आपको समझाता हूं. एक एडवर्ब का कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम लिखें तो वो इस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम. एक मिनट, टाइम तो हमने लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं यहां पर. तो अगर हम किसी वर्ब के साथ में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम लिखें तो उनका सीक्वेंस ये रहता है, मैनर, प्लेस, टाइम. ठीक है, ऐसे हो गया. अब टाइम और मैनर और प्लेस क्या होते हैं आप समझ लेना, अगर आप पहले से ना जानते हो. एडवर्ब ऑफ मैनर्स वो वर्ड होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो वर्ड होते हैं जो रिप्लाई करते हैं हाउ को. हाउ को रिप्लाई करने वाले वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं. अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं वो ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो रिप्लाई करते हैं क्वेश्चन वर्ड वेयर को. जो क्वेश्चन वर्ड वेयर को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं.
अच्छा, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो रिप्लाई करते हैं व्हेन को। जो एडवर्ब्स व्हेन को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। यहां तक क्लियर? फिर से समझ लीजिए बच्चों, जब हम किसी वर्ब के साथ में मल्टीपल एडवर्ब्स यूज करते हैं तो उन एडवर्ब्स का सीक्वेंस ये हो जाता है मैनर, प्लेस एंड टाइम। सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये सीक्वेंस हम लिखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो वर्ड्स होते हैं जो हाउ को रिप्लाई करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वो वर्ड्स होते हैं जो वेयर को रिप्लाई करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम वो वर्ड्स होते हैं जो कि व्हेन को रिप्लाई करते हैं। ओके, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, काफी ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब जनरली जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये पता ही होता है। सर इंग्लिश वीक है स्टार्टिंग से ही, कौन सी क्लास ज्वाइन करें? देखिए बच्चों, अभी ये जो क्लास आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, अभी मतलब जिस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा सेशन होता है उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ में हम कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो उनको पेपर के लिए तैयार करेंगे। इससे क्या होता है कि उनको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है और कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो उन्होंने अगर पढ़े होते हैं कभी, ठीक है, तो उनका रिवीजन हो जाता है। तो ये जो हमारी क्लास है बेटा, ये कंपटीशन के लिए। बाकी रह गई बेसिक्स की क्लास, तो बेसिक की क्लासेस के आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हो सकता है हम कोई बेसिक की क्लास बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए यूट्यूब पर ही ले आए, ठीक है। देन तो उसका थोड़ा सा आप इंतजार कर लें। ठीक है। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि अगर हम किसी वर्ब के बाद में मल्टीपल एडवर्ब्स यूज करेंगे तो उनका सीक्वेंस होगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर प्लस एडवर्ब्स ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब्स ऑफ टाइम। मैनर, प्लेस एंड टाइम, मैनर, प्लेस एंड टाइम, ये उनका सीक्वेंस होगा। अब इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम यहां पर देखें तो ये जो हमने एडवर्ब ऑफ देयर लिखा है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सीक्रेटली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का रिप्लाई। सीक्रेटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जो सेंटेंस है उसमें सीक्वेंस करेक्ट है। जो सेंटेंस नंबर हमारा बी है उसमें सही है कि सीक्रेटली जो हाउ का रिप्लाई है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, देयर जो है वो वेयर का रिप्लाई वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हमने सेकंड सेंटेंस में, बी सेंटेंस में एडवर्ब को सही सीक्वेंस में लिखा है और फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें एडवर्ब्स का सीक्वेंस हमारा गलत है। मतलब जो अभी तक हमें पता है उसके हिसाब से ऐसा है। हाँ, बिल्कुल बच्चे, राम राम सभी को। अब यहां पर हमें समझना है कि ये सही होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, दोनों ही गलत है। ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। अब दोनों को सही करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ना, इसको लिखना है बाद में। पहले लिखना है एडवर्ब ऑफ मैनर सीक्रेटली, फिर लिखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखना है और एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में लिखना है। इसको हमें ऐसे लिखना है, दे स्टेड देयर सीक्रेटली। अब हम देख रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया। अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिर तो ऐसे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि मैनर पहले लिखा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में लिखा है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में लिखा। तो ऐसा क्यों हो जाता है ये समझना। देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स। हम यहाँ पर वर्ब्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसा कर रहे हैं। ये जो वर्क है ना, ये है एक्शन वर्ब। वर्क इज एन एक्शन वर्ब, एक्टिविटी को रेफर करने वाली वर्ब है। स्टे जो है, ये वर्ब रेफर करती है प्लेस को या पोजीशन को। तो जो वर्ब्स प्लेस या पोजीशन के लिए यूज की जाती हैं उनके साथ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ही पहले लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना हमें। बिल्कुल बच्चे, तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ब ऐसी है जो प्लेस या पोजीशन को रेफर करती है, जो प्लेस को या पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। हाँ बेटा, ये क्लास रोज होती है। तो अगर कोई ऐसी वर्ब है जो कि प्लेस या पोजीशन को रेफर करती है तो उसके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखा जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर उसके बाद लिखा जाएगा। खैर, अब ये बात मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए, देखिए, वर्ब्स ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, जो वर्ब्स प्लेस या पोजीशन को रेफर करती हैं, ठीक है, उनके साथ में एडवर्ब्स का सीक्वेंस ये होता है, पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, अदर वर्ब्स का मतलब जो वर्ब्स प्लेस को या पोजीशन को नहीं रेफर करती हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम लिखा जाता है।
तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मैनर प्लेस टाइम का सीक्वेंस होता है, इसमें प्लेस जो होता है वो मैनर से पहले यूज करना पड़ता है अगर हम किसी ऐसी वर्ब के साथ में इन एडवर्ब्स को लिखें जो वर्ब प्लेस को या पोजीशन को रेफर करती है। तो जो प्लेस या पोजीशन की वर्ब्स होती हैं उनके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस को ही पहले लिखना पड़ता है, ध्यान रखना। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा वर्ब्स ऑफ प्लेस या वर्ब्स ऑफ पोजीशन क्या होती हैं? तो मैं बता देता हूं, उनका ध्यान रखेंगे। वर्ब्स ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, वर्ब्स ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, ऐसी वर्ब्स जो प्लेस या पोजीशन को रेफर करते हैं वो देखिए, गो, कम, वॉक, रीच, रिटर्न, अराइव, लिव, स्टे, लाई, स्टैंड, सिट, एटसेट्रा। ठीक है। अब जैसे हमने ये वर्ब्स लिखे हैं, गो, कम, वॉक, रीच, रिटर्न, अराइव, लिव, स्टे, लाई। अच्छा, लाई का ध्यान रखेंगे, ये लाई वो झूठ बोलने वाला नहीं है। इस लाई का मतलब है पड़ा हुआ होना। ठीक है, ये पोजीशन को रेफर करती है। ये जो वर्ब है ना, पोजीशन के लिए यूज की जाती है। स्टैंड, सिट, ये भी पोजीशन के लिए यूज होने वाली वर्ब्स हैं। तो ऐसी वर्ब्स जो पोजीशन को या प्लेस को रेफर करती हैं, यहाँ पे ध्यान हमें रखना है कि ऐसी वर्ब्स जो प्लेस या पोजीशन को रेफर करती हैं उनके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले लिखा जाता है। अदर वर्ब्स के साथ में, अदर वर्ब्स का मतलब ऐसी वर्ब्स जो कि प्लेस या पोजीशन को रेफर नहीं करती, उनके साथ में एडवर्ब ऑफ मैनर पहले, एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में, एडवर्ब ऑफ टाइम उसके बाद में लिखा जाता है। कुल मिला के एक चीज फिक्स है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो बाद में यूज होगा, मतलब वो लास्ट में यूज होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम आपका लास्ट में यूज होगा। ठीक है बच्चे। एक बच्चा देखो हमसे पूछ रहा है कमेंट करके कि सर इंग्लिश में रूल क्या होते हैं, मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, क्या रूल होते हैं ये, या पूछना चाह रहा है कितने होते हैं? तो बच्चे तुम्हारे दोनों ही क्वेश्चन का आंसर है 0। इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं होते हैं, और जब होते ही नहीं है तो नंबर का तो खैर पता ही क्या करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो वर्ब्स ऑफ प्लेस एंड पोजीशन होती हैं उनके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आता है, मैनर बाद में आता है और टाइम बाद में आता है। मैं कुछ एग्जांपल से ये बात समझा देता हूं, देखिए। हमने एक सेंटेंस लिखा, कमल was reading there silently। ठीक है, दूसरा, कमल was, एक मिनट बच्चों, कमल was lying silently there। अब ये दो सेंटेंसेस देखें, कमल was reading there silently, कमल was lying silently there। बेटा इंग्लिश की क्लास रोज ही होती है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इंग्लिश क्लास रोज ही होती है। मैं ASIC ऐप पर पढ़ता हूं, मुझे क्लास लेनी चाहिए। बेटा इफ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना टाइम क्लास को अटेंड करने का, देन यू मस्ट। अगर आप हमारे ASIC लाइव ऐप पर किसी पेड कोर्स में पढ़ते हैं और यहाँ पर आपको लगता है यू कैन अफोर्ड दैट, कि आप इतना टाइम अफोर्ड कर सकते हो इस क्लास के लिए, ठीक है, देन यू मस्ट, तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। वो देखो एक पूछ रहा है कि फिर रूल किसने बनाए। ठीक है, रूल बनाए मैं बताऊंगा नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। ठीक है, तो छोड़ो ना, उसमें जब नहीं होते बस बात खत्म होती है। किसने बनाए हम पता करके क्या करेंगे, उसको सजा बोलोगे क्या? है कि उससे जुर्माना लोग करोगे जाके उसका? अगर मान लो तुम्हें पता भी चल जाए कि रूल्स किसने बनाए, तो बेटा क्या करोगे जाके? हैं, उस पर्सन को ढूंढोगे, उसको पनिश करोगे, उसके खिलाफ FIR करवाओगे, क्या करवाओगे? हम्म, आ जाइए, काम की बातों पे ध्यान दो, इन बातों पे ध्यान मत दो किसने रूल बनाए किसने नहीं बनाए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, पढ़ा ही होगा ना। तो बस यही है, जिसको आवश्यकता पड़ी कि नहीं समझा पा रहा है, नहीं सिखा पा रहा है, उसने रूल बना लिए। मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ऐसे ही बन जाते हैं रूल्स। आ जाओ, अब देखिए ये जो हमने देयर लिखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, साइलेंटली लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर है। साइलेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है,
देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब होता क्या है, जो लाइंग है ये वर्ब शो करती है पोजीशन, ये पोजीशन की वर्ब है, ठीक है। अच्छा, रीडिंग जो है वो प्लेस या पोजीशन की वर्ब है नहीं, ये अदर कैटेगरी की वर्ब हो गई, अदर वर्ब। अदर वर्ब का मतलब यहां पर है जो पोजीशन या प्लेस को रेफर नहीं करती। तो अगर ये लाइन जो है ये पोजीशन की वर्ब है, तो प्लेस और पोजीशन की वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखना पड़ता है। तो इसके साथ देयर पहले लिखो, इसको ऐसे लिखो, कमल वॉज लाइंग देयर साइलेंटली। अच्छा, ये जो वर्ब है ये पोजीशन की प्लेस की वर्ब है नहीं, तो जो वर्ब्स प्लेस या पोजीशन को नहीं रेफर करते हैं उनके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा करो बाद में, एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा करो पहले। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखिए, कमल वॉज रीडिंग साइलेंटली देयर, और इसमें लिखिए कमल वॉज लाइंग देयर साइलेंटली। हाँ, ये क्लियर हुआ यहां तक? हाँ, चलो, सही बच्चों को, काफी बच्चे हैं उनको सही आंसर इसको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं इसी टाइप का आप लोगों से। देखिए, कमल रिटर्न, कमल रिटर्न with confidence to his home। ठीक है। दूसरा, कमल spoke at the party with confidence। एक काम करें, ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन में इसको चेंज करना चाहता हूं। मैं दोनों क्वेश्चंस को सेम टाइप बना देना चाहता हूं जिससे दोनों देखने में आइडेंटिकल से लगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कमल अराइव्ड विद कॉन्फिडेंस एट द पार्टी। चलिए, कमल अराइव्ड विद कॉन्फिडेंस एट द पार्टी। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस इनको पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए और देखिए अगर इनमें कोई मिस्टेक्स हों, ठीक है, तो उनको सही भी कीजिए। ठीक है, करेक्ट बच्चे, इनको सही कीजिए। हम्म, फिर से समझ लीजिए, कमल अराइव्ड विद कॉन्फिडेंस एट द पार्टी, कमल स्पोक एट द पार्टी विद कॉन्फिडेंस। अब यहां पर देखो, समझना बेसिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पॉइंट वो ये है कि विद कॉन्फिडेंस जो है और एट द पार्टी है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। जब भी हम किसी प्रेपोजिशन के साथ में उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो जो फ्रेज बनती है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करती हैं। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो फिर वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर वो व्हेन वेयर व्हाई हाउ का रिप्लाई है तो फिर वो एडवर्ब है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो यहां पर हमें ये समझना है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, जैसे हमने विद कॉन्फिडेंस लिखा, ये विद प्रेपोजिशन है, कॉन्फिडेंस इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। उसी तरीके से एट द पार्टी भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। ठीक है, अभी जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं इनका जो सेंटेंस में फंक्शन होता है वो या तो एडजेक्टिव का होता है या एडवर्ब का होता है। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हमने सेंटेंस में यूज किए हैं वो विच या व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करने के लिए किए हैं तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। अगर हमने उनको व्हेन वेयर व्हाई हाउ को रिप्लाई करने के लिए यूज किया तो फिर वो एडवर्ब है। अगर हम देखें तो विद कॉन्फिडेंस जो हमने फ्रेज लिखी है ना, ये हाउ का रिप्लाई है। जैसे हमने कहा कि कमल अराइव्ड, हाउ, हाउ डिड ही अराइव, तो हाउ का रिप्लाई विद कॉन्फिडेंस है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। फिर हमने लिखा वेयर, कमल अराइव्ड वेयर डिड ही अराइव, तो वेयर का रिप्लाई हो गया एट द पार्टी। तो वेयर का रिप्लाई जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो एट द पार्टी जो है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गई। विद कॉन्फिडेंस जो है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो गई। ठीक है, उसी तरीके से ये यहाँ पर जो हमने विद कॉन्फिडेंस लिखा ये भी हाउ का रिप्लाई है। तो हाउ का रिप्लाई होने की वजह से ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो गई।
ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो गई, ठीक है। अच्छा, एट द पार्टी जो हमने फ्रेज लिखी है वेयर का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई होने की वजह से ये भी हमारी एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गई, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि विद कॉन्फिडेंस एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है, एट द पार्टी एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो रही है कि हम विद कॉन्फिडेंस को एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर क्यों कह रहे हैं, एट द पार्टी को एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस क्यों कह रहे हैं, तो इसको हम प्लेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वेयर का रिप्लाई है, और इसको हम मैनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाउ का रिप्लाई है। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ध्यान रखना। खैर, अब हमें पता है कि जो सीक्वेंस होता है उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले लिखे जाते हैं, लेकिन लेकिन जो वर्ब्स प्लेस को या फिर जो वर्ब्स डायरेक्शन को या जो वर्ब्स मूवमेंट को रेफर करते हैं उनके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखे जाते हैं। अराइव जो वर्ब है वो क्या शो करती है, अराइव वर्ब शो करती है मोशन, मूवमेंट, ठीक है। तो अराइव जो वर्ब है ये मूवमेंट की वर्ब है, जो मूवमेंट की पोजीशन की वर्ब्स होती हैं उनके साथ में पहले लिखे जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसमें जो एट द पार्टी है वो पहले यूज होगा। यहां पर हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, कमल अराइव्ड एट द पार्टी विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब इसमें आते हैं, यहां पर देखें जो स्पोक हमने लिखा है ये मूवमेंट की वर्ब नहीं है, ठीक है। ये मोशन की, लोकेशन की, पोजीशन की, प्लेस की वर्ब नहीं है। तो अगर ये प्लेस की वर्ब नहीं है तो इसके साथ में पहले आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा बाद में। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कमल स्पोक विद कॉन्फिडेंस एट द पार्टी, ठीक है। तो हम जो एडवर्ब्स यूज करते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का एडवर्ब है, कहां पर यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं। तो जो एडवर्ब्स की पोजीशन होती है, जो कॉमन एक रूल होता है कि एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम, वो एक्चुअली एक जनरल कंडीशन में तो फिट बैठता है, जनरल कंडीशन में तो वो काम करता रहता है, लेकिन जब आप एडवर्ब ऑफ पोजीशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट को यूज करना शुरू करते हो तब फिर ये काम नहीं करता, ठीक है। तो आपको इनके साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखना पड़ता है। खैर चलिए, अभी अगर ये बात समझ में आ गई तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था बच्चे वो ये था, देखो, इन पीस इन दिस बिल्डिंग, तो इन पीस जो हमने लिखा है और इन दिस बिल्डिंग जो लिखा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ठीक है। इन पीस जो है हाउ का रिप्लाई है, तो हाउ का रिप्लाई होने की वजह से एडवर्ब ऑफ मैनर है। इन दिस बिल्डिंग जो है वेयर का रिप्लाई है, तो वेयर का रिप्लाई होने की वजह से एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। अच्छा, जो मेन वर्ब हमने लिखी है वो हैव बीन लिविंग लिखी है। अच्छा, लिविंग जो वर्ब होती है वो पोजीशन की वर्ब होती है, लिव वर्ब जो होती है वो पोजीशन को रेफर करती है, ठीक है। तो अब चूंकि ये पोजीशन की वर्ब होती है तो पोजीशन की जो वर्ब्स होती हैं, मूवमेंट या मोशन की जो वर्ब्स होती हैं, उनके साथ में हमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस पहले लिखने पड़ते हैं और एडवर्ब्स ऑफ मैनर बाद में लिखने पड़ते हैं। हमने यहाँ पर इन प्लेस, इन पीस जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको पहले लिख दिया, तो आप इसको बाद में कर दीजिए बस। तो इस सेंटेंस का जो बी पार्ट है वो गलत है। विद पीस इन दिस बिल्डिंग लिखा था ना, जैसे ये कल की मिस्टेक थी, वो गलती से टाइप हो गया था, अब आप इसको इन लिख देंगे, ठीक है। इन पीस इन दिस बिल्डिंग को लिखना पड़ेगा इन दिस बिल्डिंग इन पीस। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज इवन मोर पोल्यूटेड इफ नॉट एज मच पोल्यूटेड एज एनी अदर सिटी इन इंडिया इज। हमने कहा दिल्ली इज इवन मोर पोल्यूटेड इफ नॉट एज मच पोल्यूटेड एज एनी अदर सिटी इन इंडिया इज। अब ये सेंटेंस हमें पढ़ना है, पढ़कर ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज गॉट द मिस्टेक, कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। देखिए, ए पार्ट दिल्ली इज इवन मोर पोल्यूटेड, इसमें कोई मिस्टेक है। बी पार्ट इफ नॉट एज मच पोल्यूटेड एज, इसमें मिस्टेक है। या सी पार्ट एनी अदर सिटी इन इंडिया इज, इसमें कोई मिस्टेक है। या नो एरर है, कोई मिस्टेक नहीं है। कमेंट। हाय सर, आई एम जीरो इन इंग्लिश। दैट्स वेरी गुड बच्चे, अब हम मेहनत करो खींच कर। चलिए, दिल्ली इज इवन मोर पोल्यूटेड इफ नॉट एज मच पोल्यूटेड एज एनी अदर सिटी इन इंडिया। कमेंट द आंसर, कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट जो है उसमें मिस्टेक है, किस पार्ट को हम सही करें। There is a candidate who is saying the rule does not work in your question, so please tell me how to apply your concept that you discuss. You apply the concepts as I do.
उसी तरीके से अप्लाई कीजिए बच्चे, जैसे मैं करता हूँ, जो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ, जो डिफरेंस बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट का, उस डिफरेंस को समझिए, उसको नोटिस कीजिए एंड यूज लॉजिक्स अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज कीजिए अपने लॉजिक्स को। बिल्कुल। ओके, चलिए अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा है कि इस सेंटेंस का पार्ट जो सी है वो मतलब गलत है। हाँ, ऐसा नहीं है। खैर, पार्ट का हम बाद में पता लगाते हैं किसमें गलत है किसमें नहीं, पहले ये पता लगाते हैं गलत क्या है, भाई गलती की वजह क्या है। आ जाइए वो समझ लेते हैं। देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, हम्म, एक मिनट बच्चों, यहां से लिखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, ए इज ए इज मोर फेमस देन बी। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया, बी इज, देखिए बेटा दूसरा सेंटेंस नहीं लिख देते हैं। दूसरा सेंटेंस हो गया, ए इज एज फेमस एज बी। ये दो सेंटेंस हमने लिखे, ए इज मोर फेमस देन बी एंड ए इज एज फेमस एज बी। ये हमें समझना है। अब सबसे पहले ये समझना है कि ये दोनों सेंटेंस पढ़ के ये तो पता चली गया होगा कि वी आर कंपेयरिंग, कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ए इज मोर फेमस देन बी, इसमें भी एक कंपैरिजन हो रहा है, और ए इज एज फेमस एज बी, इसमें भी एक कंपैरिजन हो रहा है। दोनों ही सेंटेंसेस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। बोथ दी सेंटेंसेस आर एक्सप्रेशन ऑफ कंपैरिजन। दोनों ही सेंटेंसेस जो है बच्चे ये कंपैरिजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वी आर कंपेयरिंग। अच्छा, यहां पर हमने कंपैरिजन के लिए यूज किया है मोर फेमस कंपैरेटिव डिग्री को। यहां पर हमने कंपैरिजन के लिए यूज किया है एज एडवर्ब ऑफ डिग्री का। एज एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। अभी समझना यह है कि जब आप एडवर्ब ऑफ डिग्री एज यूज करते हो तो उसके साथ में आपको लिखनी पड़ती है पॉजिटिव डिग्री फेमस, और बाद में कंप्लीशन के लिए लिखना पड़ता है एज। पहले वाला एज जो होता है वो डिग्री शो करता है इसके रेस्पेक्ट में, दूसरे वाला एज जो होता है वो डिग्री एक्सप्रेस करता है बाद वाले के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए और बी दो पर्सन है ना, तो दोनों ही फेमस हैं। पहले वाला एज इसकी डिग्री को, बाद वाला एज उसकी डिग्री को रेफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दोनों की डिग्री चूंकि सेम है तो इसीलिए हमने यहाँ पर कोई कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज की, पॉजिटिव डिग्री यूज कर दी। यहाँ पर हमने लिखा मोर फेमस। मोर फेमस का मतलब इसकी डिग्री हो गई उसके मुकाबले ज्यादा, तो अगर उसके मुकाबले ज्यादा हो गए तो हम इसके साथ में कंपैरिजन लिख देते हैं देन, मतलब कंजंक्शन होता है कंपैरिजन का, देन वो लिख देते हैं। तो जो कंपेरेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ हमें देन लिखना पड़ता है। जब हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए तो हमें देन कंजंक्शन लिखना पड़ता है। लेकिन जब हम एज एडवर्ब का यूज करते हैं कंपैरिजन शो करने के लिए तो फिर हमें उसके साथ में एज ही लिखना पड़ता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें पहले से पता होने चाहिए, और मुझे लगता है कि पता भी होंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा सेंटेंस वन है और सेंटेंस टू है इनको क्लब कर देते हैं। क्लब करके मतलब इन्हें एक बना देते हैं। एक बनाएंगे तो हमें इन सेंटेंसेस को, ये दोनों तो सही हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये सही है ही इज मोर फेमस देन बी, तो फिर ये गलत हो जाएगा ही इज एज फेमस एज बी। और अगर ही इज एज फेमस एज बी सही है तो फिर ही इज मोर फेमस देन बी गलत हो जाएगा। मतलब ये दोनों सही नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक ही सही होगा। तो जब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्लब करके एक तीसरा सेंटेंस बनाएंगे तो हमें कोई कंजंक्शन लिखना पड़ेगा, और कंजंक्शन आएगा फिलहाल में। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ए इज मोर फेमस और एज फेमस एज बी। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। खैर, या हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज एज फेमस इफ नॉट मोर फेमस, इफ नॉट मोर फेमस देन बी। हालांकि इन दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे, लेकिन हम इनको इस तरीके से आपस में क्लब करके लिख सकते हैं।
हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज मोर फेमस और एज फेमस एज बी, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज एज फेमस इफ नॉट मोर फेमस देन बी। अब इनके मतलब समझना, इनके मतलब क्या होते हैं बच्चे, ये जो हमारे सेंटेंसेस है ना, एक बार इनके मीनिंग आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट डू दिस सेंटेंसेस मीन, इनका मतलब क्या होता है। अगर हम ये लिख रहे हैं ए इज मोर फेमस और एज फेमस एज बी, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मोर जो ए है वो बी के मुकाबले ज्यादा फेमस है, या फिर उतना ही फेमस है, मतलब उससे कम या ज्यादा नहीं, फिर उसके जितना ही मतलब फेमस है। तो हमने क्या किया, और कंजंक्शन है ना, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कनेक्ट कर दिया। एक है कंपैरेटिव डिग्री, एक है सिमिली। यहां पर हमने क्या किया, इफ नॉट कंजंक्शन का यूज किया और एज फेमस सिमिली को और मोर फेमस कंपैरेटिव डिग्री को कनेक्ट कर दिया। इनके मतलब ये होते हैं कि ए इज एज फेमस इफ नॉट मोर फेमस देन बी, कि ए जो है वो इक्वली फेमस है, एज का मतलब है इक्वल, कि एज जो है ए जो है वो उतना ही फेमस है जितना कि बी, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो उसके जितना है। और इसका मतलब है कि ए जो है वो बी से ज्यादा फेमस है, अगर उसके जितना फेमस नहीं है तो, मतलब अगर उसके जैसा फेमस नहीं है तो फिर उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया। खैर, अब होता है क्या कि जब हम इन स्ट्रक्चर्स को क्लब कर देते हैं आपस में, कंपेरेटिव डिग्री को और इस एज वाले स्ट्रक्चर को एक साथ क्लब कर देते हैं, तो हमसे होती हैं कुछ गलतियां। गलतियां क्या होती हैं कि जो कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन लिखा जाता है हम उसे भूल जाते हैं कई बार, तो आपको वो लिखना चाहिए। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए इज मोर फेमस देन और एज फेमस एज, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो कंपेरेटिव डिग्रीज होती है ना, इनके साथ में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन देन का यूज जरूर किया करो। तो जब हम कंपेरेटिव डिग्री पहले लिखते हैं तो वहां पर देन मिस हो जाता है, या जब हम एज पहले लिखते हैं तो वो जो बाद वाला दूसरा एज होता है वो मिस हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्रीज को अगर हम कभी कंपैरेटिव डिग्रीज को और सिमिलीज को किसी कंजंक्शन से कनेक्ट कर देंगे एक साथ किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो हमें वहां पर ये ध्यान रखना है कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ में देन और सिमिली के साथ में एज जरूर लिखा जाए। इस टाइप के पेपर में हमारे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब ये है, ठीक है। एक बच्चा है, उसने एक ही कमेंट हमें लगता है चौथी बार अपना कर दिया, और बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर इंग्लिश बिल्कुल जीरो हो गई है मेरी, अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, प्लीज सर कुछ बताओ, कुछ भी नहीं आता, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। बेटा मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले भी आंसर कर चुका हूं आज ही के सेशन में, एक बार फिर से कर देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी और ये तुम इतना बड़ा कमेंट जो है और इतने सारे हाथ बना के नमस्ते करते हुए बार बार नहीं टाइप करोगे, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बेटा ये है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, मतलब अंडर कंसिडरेशन है ये, मतलब प्रोग्राम की जो बिगिनर्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सा ऐसा बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है जिसको इंग्लिश के बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, ठीक है, और वो मतलब सही से इंग्लिश सीखना चाहता है, मतलब वो चाहता है सही से सीखे इंग्लिश उसको, और बेसिक्स उसके क्लियर नहीं है। तो हम उसके लिए सोच रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जो बिगिनर्स को मतलब टारगेट करे, बिगिनर्स को बेनिफिट करे, उस पर हम काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम जल्दी ही यूट्यूब पर उसको अनाउंस भी कर दें। यू जस्ट कीप इन टच विद अस फॉर अ फ्यू डेज मोर, थोड़े दिन हमारे साथ टच में रहिए, और हो सकता है कि आपको ये खुशखबरी जल्दी ही मिल जाए, ठीक है। तो इसी एक कमेंट को बार बार कमेंट ना करें बेटा, ठीक है। आ जाइए, दो क्वेश्चन लिखता हूं, करेक्ट करके बताना। हिंदी इज इजियर, एक मिनट, हिंदी इज इजियर इफ नॉट एज इजी एज इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, हिंदी इज एज इजी और easier than English. करेक्ट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को एक बार करेक्ट कर दो, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे वापस चलें। चलो, कमेंट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। हिंदी इज इजियर इफ नॉट एज इजी एज इंग्लिश, तो हमने कहा कि अगर हिंदी उतनी आसान नहीं है जितनी इंग्लिश है तो फिर उससे ज्यादा आसान है, ठीक है। हिंदी इज, एक मिनट बच्चों, इस तो लिखा ही नहीं इसमें, ठीक है। हिंदी इज एज इजी और इजियर देन इंग्लिश, तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी या तो इक्वली इजी है इंग्लिश के, या फिर उससे ज्यादा ही आसान है, मतलब उससे ज्यादा ही आसान होगी।
सर का लेक्चर मैथ्स के जैसे सीखना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सीख नहीं, मैथ्स के जैसा नहीं सीखना पड़ता है, बट थोड़ा सा दिमाग देखो यूज करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा आपको सोचना समझना पड़ता है, ठीक है, फिर चीजें समझ में आ जाती हैं। डियर सौरभ यादव, यू नीड नॉट बी सॉरी डियर, कोई सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करो, ठीक है। मान लीजिए अच्छी बात है कि तुमने अपनी बात रखी कि तुम्हें इंग्लिश बहुत कमजोर है, नहीं समझ में आती, इंग्लिश जीरो हो गई है, ठीक है, अच्छी बात है, बट एक कमेंट एक बार कर दिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स जो है वो नोटिस में आ जाए, ध्यान में आ जाए। अगर कोई बच्चा अपना टाइम निकाल के कुछ कमेंट कर रहा है तो उसको देख लें, भले ही उसको रिस्पॉन्स ना करें, रिप्लाई ना करें, बट एटलीस्ट उसकी बात हम तक पहुंच जाए। ओके 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 ओके। सो द आंसर देखो क्या है बच्चे, हमने लिखा हिंदी इज इजियर, तो इजियर कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन देन लिखा करो, तो इसको ऐसे लिखो, हिंदी इज इजियर देन इफ नॉट एज इजी एज इंग्लिश। इसमें आते हैं, इसमें देखिए हमने इजियर के साथ में देन लिख दिया, लेकिन जो एज इजी हमने लिखा इसके बाद में एज नहीं लिखा, तो ये गलत हो गया, तो इसको ऐसे लिखें, हिंदी इज एज इजी एज और इजियर देन इंग्लिश। इसका मतलब हो गया हिंदी या तो इक्वली इजी है, जितनी इंग्लिश है उतनी ही इजी है, या फिर उससे ज्यादा इजी है, ठीक है। और हिंदी इज इजियर देन इफ नॉट एज इजी एज इंग्लिश का मतलब हो गया कि हिंदी अगर इंग्लिश के जितनी इजी नहीं है तो फिर उससे ज्यादा इजी है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है तुम इसका आंसर बता पाओगे। 53rd क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। आपके नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है बेटा, यही होता है, जैसे हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो 1.5 घंटे के लेक्चर के जब नोट्स बनाते हैं, दे इट इट टेक्स देम डबल द टाइम, ठीक है। तो जो क्लास का टाइम होता है उसका डबल टाइम नोट्स बनाने में लगता है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का स्कोप है, बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा नोट्स, मतलब नोट्स बनाने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपको फायदा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हम्म। ऐसे राइटिंग में भी करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे, ऐसे राइटिंग में भी सेशन रखते हैं। अब तो तुम लोगों ने अभी आजकल नोटिस किया होगा कि मेरी थोड़ी सी यूट्यूब पे फ्रीक्वेंसी अपडेट हुई है, पहले के मुकाबले हम ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गए हैं यूट्यूब पर। यूजली आई वुड कम ऑन यूट्यूब वंस अ वीक और वंस इन 2 वीक्स, बट अभी ये है कि यूट्यूब पर हमारी रेगुलर क्लास तो हो ही रही है, एंड थैंक्स टू एग्जामपुर, मतलब इसका क्रेडिट एग्जामपुर को जाता है कि उन्होंने मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़वा दी है, रेगुलरिटी थोड़ी सी बढ़वा दी है। ओके, सो यू हैव आंसर द क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर कर दिया तुमने, ठीक है। मोर पोल्यूटेड देन, अभी जो मोर पोल्यूटेड है ना कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमें देन लिखना पड़ता है। अब बच्चा सोचेगा इसमें देन ए पार्ट में लिखें या बी पार्ट में लिखें, ठीक है। क्योंकि कंजंक्शन इस पार्ट में भी आ सकता है, इस पार्ट में भी आ सकता है, तो हमेशा ध्यान देना, ये मोर कंपेरेटिव डिग्री है, आपको इसकी वजह से देन लिखना पड़ रहा है, तो इसी के साथ लिखिए, तो आपका पार्ट ए जो है ना इसमें मिस्टेक है। तो ये जो पार्ट ए है बच्चे, ये मिस्टेक है, इसमें आप लिखिए दिल्ली इज इवन मोर पोल्यूटेड देन इफ नॉट एज मच पोल्यूटेड एज एनी अदर सिटी इन इंडिया, कि दिल्ली अगर उतनी पोल्यूटेड नहीं है जितनी इंडिया का कोई और शहर है, तो ये उससे ज्यादा पोल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे लगता है आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, उनमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन आज की क्लास में कोई दूसरा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स, हाँ, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। फ्यू कैंडिडेट्स हैड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ दैट टाइप ऑफ वर्क, हैडंट दे। फिर से बता रहा हूं, आज की क्लास में हमारा सबसे इजी क्वेश्चन यही है, और इससे इजी क्वेश्चन कोई दूसरा होने नहीं जा रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है कि एक मैडम है कि उनका वॉल्यूम वन सफिशियंट है, आपने पढ़ा, आपको फायदा हुआ? अगर आपको फायदा हुआ तो आप मानिए सफिशियंट है, नहीं हुआ तो फिर मान लीजिए मैं कह भी दूं सफिशियंट है तो नहीं है, ठीक है। फ्यू कैंडिडेट्स हैड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ दैट टाइप ऑफ वर्क, हैडंट दे। अच्छा, अगर तुम्हें अच्छे से याद हो, तो अगर मतलब याद हो तो ये जो हमारी कॉमन एरर्स की सीरीज चल रही है ना, इस सेम सीरीज में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अर्लियर, हम इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम्म। मैं बताता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है, देखो ध्यान से सुनना। ठीक, क्या हो गया यहाँ पर, देखो समझ, सबसे पहले ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है,
ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, क्योंकि हमने इसमें फ्यू यूज कर लिया, तो फ्यू नेगेटिव वर्ड होता है तो ये नेगेटिव हो गया। अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो ये जो हमने क्वेश्चन टैग लिखा है पॉजिटिव, ये गलत हो गया। ये जो स्टेटमेंट भी हमने नेगेटिव लिखा है और क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव लिखा है तो ये गलत हो गया। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारा नेगेटिव, तो हमने क्वेश्चन टैग लिखना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन हमने लिख दिया नेगेटिव हेड एंड टेल, तो कुल मिला के ये गलत है। अब ये गलत है, इसको हटा देते हैं। अब हमें लिखना है सही। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हम लिख दें हेड दे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें हेड दे लिख देना चाहिए। वो शायद भूल गए उस क्वेश्चन को जो हमने इसी सीरीज में डिस्कस किया था कि अगर हम हेड को एज अ मेन वर्ब यूज करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड डिड होती है। तो आप हेड दे ना लिख के डिड दे लिखें, डिड दे। और ये इतनी मुश्किल बात नहीं है कि तुम इसको समझ ना पाओ, याद नहीं रख पाओ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग जो बच्चे है ना वो बनेगा डिड दे। अब मैं इसको समझाता हूं कि डिड दे क्यों आया। यहां से देखो, दे मेड नो, दे मेड नो, या एक मिनट बच्चे, मेड नहीं लिखते, कुछ और लिख देते हैं। हमने लिखा दे बॉट नो फूड, और इसका क्वेश्चन टैग लिखें। दूसरा सेंटेंस है दे हैड नो फूड, और इसका भी क्वेश्चन टैग लिखें। इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन टैग लिखो। अगर अभी तक ये बात तुम्हें क्लियर नहीं हुई तो फिर आज हो जाएगी। चलिए, दे बॉट नो फूड क्वेश्चन टैग यूज कीजिए, दे हैड नो फूड क्वेश्चन टैग यूज कीजिए। क्या बोलती है मैडम, सारे टीचर्स उनसे पढ़ के बने? अच्छा, तभी ये सारे खराब पढ़ाते हैं इसीलिए। अच्छा, तो मैडम ये डायलॉग मारती हैं कि सारे टीचर उनसे पढ़ के बने। वाह भाई वाह, तभी ये इतने मतलब टीचर्स गलत पढ़ाते हैं। हमें लगता है वही हम सोचें कि इतना गलत क्यों टीचर्स पढ़ाते हैं मुखर्जी नगर में, तो ये समझ में आया कि अच्छा मैडम से पढ़े हुए हैं। अरे वाह, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा और इन चोचलेबाजी में मत पड़ेगा। टीचर्स बहुत डायलॉग बाजी मारते हैं। हम्म, वो देखो, एक कोई कह रहा है कि सर आपसे पढ़ना बिल्कुल बेकार है, आप जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, जवाब दे देंगे तो तुम्हारा पढ़ना ठीक हो जाएगा, और जवाब नहीं देंगे तो तुम्हारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। भलिया, तुम बहुत भले आदमी हो। कैसे इमेच्योर बच्चे हैं, मतलब ये चाहते हैं कि टीचर इनके क्वेश्चन को, इनके कमेंट्स को रिस्पॉन्स करता रहे, ठीक है, तो इनका पढ़ना फ्रूटफुल है। और नहीं रिस्पॉन्स करेगा तो अरे सुधर जाओ बच्चे, ऐसे ये मेच्योरिटी के साथ कहाँ जाओगे तुम। दे बॉट नो फूड, दे हैड नो फूड, इनका हमें क्वेश्चन टैग लिखना है। आंसर नहीं कमेंट हुआ अभी तुमसे, हाँ, पढ़ना बेकार है ये जान गए। और हम यही बात कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाना बेकार है, कि सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर तुमसे बताए नहीं जाते, तो तुम्हारे जैसों को पढ़ाना ही हमारा बेकार है, ये कहते हैं अगर हम ये तो एक चैनल पे बच्चे दनादन कमेंट कर रहे हैं, वो सब पढ़ाई लिखाई में लगे पड़े हैं, ठीक है। एक कमेंट में हमारा पढ़ना बेकार है, और ये वॉल्यूम 1 अच्छा है, और मैडम ने ये कहा, और सर जी ने वो कहा। अरे पढ़ाई लिखाई क्या करो, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने बॉट लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये जो हेड हमने लिखा ना बच्चे, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो ये जो वर्ब्स हमने लिखी है ना, बॉट और हैड, बेटा इन वर्ब्स का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और क्या होती है? डिड। हमें क्वेश्चन टैग में डिड यूज करनी पड़ेगी। अब चूंकि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, सॉरी, हाँ नेगेटिव है ना, नो लिखा हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, तो बन जाएगा क्वेश्चन टैग डिड दे। तो यहां भी डिड दे आ जाएगा, और यहां भी डिड दे आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन टैग बनेंगे डिड दे। दे बॉट नो फूड, डिड दे हैड नो फूड, डिड दे। बात समझ में आई बेटा?
अच्छा, मैं यहाँ पे जो समझ रहा हूँ वो ये कि बच्चा जैसे ही हैड देखता है तो वो हेल्पिंग वर्ब उसी को मान के वहां लिख देता है। ऐसा होता है कि हैड जो है या हैव जो है ये वर्ब्स भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो जब कभी तुम्हें इन क्वेश्चन को आंसर करना होता है बच्चे, ठीक है, तो एक बार में ये जरूर देखा करो कि ये वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। बच्चा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान नहीं देता, ठीक है, वो क्या करता है हैड ही लिख देता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसे वैसे ये हैड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जैसे इसके साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करो वैसे इसके साथ में भी करो। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो अब मैं समझाता हूँ पूरी बात, यहाँ पे एग्जाम्पल पे आओ। ये जो हमने हैड लिखा है ध्यान से देखो, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ये जो हमने हैड लिखा है ये गलत है, पहली गलती। दूसरी गलती ये कि स्टेटमेंट नेगेटिव है, फ्यूज कर दिया तो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे तो हो जाएगा डिड दे, तो क्वेश्चन टैग बच्चे हो जाएगा डिड दे। ये आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। Question 55. This procedure is a bit perplexed at the best of times. At the best of times का मतलब होता है even in good conditions, even in good situation. At the best of time का मतलब अच्छे समय में भी, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो बुरे समय में हमें खराब लगती हैं, बुरे समय में हमारे लिए समस्या बन जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी जो अच्छे समय में भी खराबी हैं, मतलब अच्छे समय में भी वो गड़बड़ी कर रही हैं। हम्म। हाँ, चलिए। This procedure is a bit perplexed at the time, at the best of times. At the best of times का मतलब अच्छी हालात में भी, कि ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा परप्लेक्स्ड मतलब रहता है अच्छे समय में भी, मतलब खराब समय में चीजें हमें परेशान करे तो समझ में आता है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो अच्छे समय में हमें खराब करती रहती है। हाँ, तो ठीक है, तुम लोगों ने गेस कर लिया, छोड़ो। अब जो मैं समझाता हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ही he told us he told us some excited news. He told us some excited news. दूसरा, he told us some excited news. दूसरा, the exciting boy jumped into the well. अब ये दो सेंटेंसेस हैं। He told us some excited news. The exciting boy jumped into the well. ये दोनों सेंटेंसेस आप पढ़िए। देखो, एक अपने लर्नर हैं, इनका नाम है चंदन कुमार, इन्होंने कमेंट वही करा है, अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग कन्वेज करती है और एनी भी नेगेटिव है। तो बेटा मैं तुम्हें बता देता हूँ, एनी नेगेटिव नहीं होता है, और हमारे नॉर्थ इंडिया के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पता नहीं उन्हें कौन पढ़ा देता है कि एनी नेगेटिव होता है। एनी नॉन असर्टिव वर्ड होता है बेटा, नेगेटिव नहीं होता है। एनी का यूज नेगेटिव वर्ड्स के साथ में किया जाता है। एनी इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड, तो आप ये बात भूल जाइए बच्चे। हाँ, ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखना, एनी नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, एनी को नेगेटिव्स के साथ में यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। सम स्टूडेंट्स हैव कमेंटेड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। कुछ बच्चे हैं उन्होंने इन क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट कर दिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अब ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएंगे आंसर्स। देखिए, यहां पर हमने एक नाउन लिखा न्यूज, और यहां पर एक नाउन लिखा बॉय। बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा, व्हाट काइंड ऑफ बॉय। तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय हमने ये बताने के लिए लिख दिया यहाँ पे एक्साइटिंग। एक्साइटिंग जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहां पर हमने व्हाट काइंड ऑफ न्यूज ये बताने के लिए लिख दिया एक्साइटेड, तो एक्साइटेड भी एडजेक्टिव है। जो वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करते हैं, विच या व्हाट काइंड ऑफ को जो वर्ड्स रिप्लाई करते हैं बच्चे, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एक्साइटेड एडजेक्टिव है, एक्साइटिंग एडजेक्टिव है।
लेकिन ये जो दोनों हमने एडजेक्टिव लिखे ना, एक्साइटिंग और एक्साइटेड, इनके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं, एक्साइटिंग और एक्साइटेड, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। एक्साइटिंग और एक्साइटेड दोनों ही वर्ब्स की फॉर्म है, ऐसे समझना। जैसे एक वर्ब होती है एक्साइट, एक वर्ब होती है एक्साइट, ये दोनों उस वर्ब की फॉर्म्स हैं। तो हमें यहां पर यह समझना है कि अगर हम कभी किसी वर्ब को, अगर हम किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करें तो हम उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करें तो हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अगर हम किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करें तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है बच्चे। तो फिर से मैं बता देता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज अ पार्टिसिपल यूज करेंगे तो हम उसे कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है। आपको ध्यान रखना है, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद की कहानी क्या है उसके बाद में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव बना के लिखें और वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना के लिखें तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस बच्चे ये होता है कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं किसी वर्ब के, मतलब किसी नाउन के साथ में, तो ये कन्वे करता है वर्ब का एक्टिव मीनिंग। एक्टिव मीनिंग का मतलब होता है जिस नाउन के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे वो उस प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखी गई वर्ब का डूअर होगा। अच्छा, जब हम किसी नाउन के साथ में पास्ट पार्टिसिपल लिख देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। पैसिव मीनिंग का ये मतलब ये होता है कि अगर हम किसी नाउन के साथ में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना के लिखेंगे तो वो नाउन उसका डूअर नहीं होगा बल्कि कोई और होगा। फिर से समझ लीजिए पूरी बात को, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आएगा तो अभी ध्यान से सुनना। अगर हम कभी किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करें तो हम उसे वर्ब को कहेंगे पार्टिसिपल। वर्ब की दो फॉर्म्स होती हैं जिनको हम मेनली एडजेक्टिव्स के तरीके से यूज करते हैं, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब इन दोनों पार्टिसिपल्स में जिन्हें हम प्रेजेंट और पास्ट कह रहे हैं, डिफरेंस क्या होता है ये समझना। डिफरेंस इनमें ये होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या होता है वो आप जानते होंगे। एक्टिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका सब्जेक्ट उनका डूअर हो, पैसिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो, ठीक है। तो अगर हम किसी नाउन के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे तो वो नाउन ही उस वर्ब का डूअर होगा। अगर हम किसी नाउन के साथ में पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे तो वो नाउन उस वर्ब का डूअर नहीं होगा बल्कि कोई और होगा। ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो यहां हमने नाउन जो न्यूज है उसके साथ में एडजेक्टिव यूज किया एक्साइटेड, पास्ट पार्टिसिपल है। तो अगर हम न्यूज के साथ में पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे तो हमें यह मानना पड़ेगा कि न्यूज को किसी ने एक्साइट कर दिया, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग पैसिव होता है। तो अगर इसका मीनिंग पैसिव होता है तो इसका मतलब जिस नाउन के साथ हम इसे लिख रहे हैं उस नाउन ने काम नहीं किया, किसी और ने काम कर दिया, कि मतलब किसी और ने न्यूज को एक्साइट कर दिया, जो कि हमें पता गलत है। न्यूज से लोग एक्साइट हो सकते हैं, लोगों से न्यूज एक्साइट नहीं होती। तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए एक्साइटिंग, एक्साइटिंग न्यूज। एक्साइटिंग न्यूज का मतलब जो न्यूज दूसरों को एक्साइट कर दे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हमने लिखा एक्साइटिंग बॉय जंप्ड इनटू द वेल, कि एक्साइटिंग बॉय जो दूसरों को एक्साइट कर रहा था वो जंप कर गया वेल में, कुएं में। तो अगर किसी ने कुएं में छलांग लगाई है तो इसका मतलब खुद ही इतना एक्साइटेड हो गया होगा, मतलब किसी और ने इसे नहीं किया होगा, ये खुद ही एक्साइटेड हो गया। तो यहाँ पर इसको मतलब किसी और ने एक्साइटेड कर दिया, इसने किसी को एक्साइट नहीं किया, तो यहाँ पे आप लिखिए एक्साइटेड, द एक्साइटेड बॉय। एक्साइटेड का मतलब जो एक्साइटेड हो गया, किसी और ने इसे एक्साइट कर दिया। किसने एक्साइट कर दिया, किस बात से एक्साइटेड हो गया कि जंप कर गया, ठीक है। हो सकता है किसी ने, कई बार कहते हैं ना झाड़ पे टांग दिया उसको, ठीक है, तो वो उसी एक्साइटमेंट में कूद गया, दूसरे ने ज्यादा बड़ाई कर दी, दूसरे ने ज्यादा हवाबाजी कर दी तो वो कूद गया। तो यहाँ पे लिखे थे एक्साइटेड बॉय, वहां पे लिखे एक्साइटिंग न्यूज। न्यूज एक्साइट करेगी, न्यूज को कोई दूसरा एक्साइट नहीं करेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। बॉय जो जंप कर गया वेल में, उसको किसी ने एक्साइट कर दिया होगा इसीलिए उसने ये काम किया है, इसने किसी को एक्साइट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे लिखे एक्साइटेड। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाकर यूज करेंगे,
ठीक है, अगर हम किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो जिस नाउन के साथ हम लिखेंगे वो नाउन नहीं उस वर्ब का डूअर होगा, कोई और होगा। लेकिन अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो नाउन ही उस वर्ब का डूअर होगा, कोई और नहीं होगा। ठीक, खैर, अब ये सारी बातें अगर थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हो तब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पर ये जो हमने परप्लेक्स यूज किया ना बच्चे, ध्यान से देखो, ये भी एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का यूज हमने किसे किया, प्रोसीजर को डिस्क्राइब करने के लिए। प्रोसीजर जो है ये सब्जेक्ट है। अब एक बात अपने आप समझना कि जो प्रोसीजर है, परप्लेक्स का मतलब पहले क्लियर कर लेना। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज करना, परेशान करना, ठीक है, बिविल्डर करना, चकरा देना। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रोसीजर है उसको कोई परप्लेक्स नहीं करेगा, उसको कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। प्रोसीजर से दूसरे कंफ्यूज और परेशान हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ना, इसको कंफ्यूज या परप्लेक्स नहीं किया जाएगा, ये दूसरों को परप्लेक्स या कंफ्यूज कर देगा। अब चूंकि ये दूसरों को परप्लेक्स या कंफ्यूज करेगा तो हमें यहाँ पे एक्टिव मीनिंग चाहिए। एक्टिव मीनिंग पास्ट पार्टिसिपल का नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है, तो आप लिखिए परप्लेक्सिंग। तो ये आंसर है। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा दिस प्रोसीजर इज अ बिट परप्लेक्सिंग एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। मतलब अच्छे समय में भी ये जो प्रोसीजर है कंफ्यूज कर देता है, मतलब उस समय भी कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, अच्छी खासी सिचुएशन में भी परेशान कर देता है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अगर हम वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे आईएनजी या थर्ड फॉर्म में तो उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब यूज कीजिए जब वो नाउन जिसको डिस्क्राइब करना है एडजेक्टिव हो, वो उस डूअर हो वर्ब का। पास्ट पार्टिसिपल तब यूज कीजिए जब वो नाउन जिसे डिस्क्राइब करना वर्ब की मदद से वो उस वर्ब का डूअर ना हो बल्कि कोई और। गॉट इट? चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है एग्जामपुर का लोगो क्यों लगा हुआ है। बेटा ये जो क्लास आप लोग देख रहे हो ना अपने चैनल पे, यही क्लास एग्जामपुर का एक चैनल है, एसएससी एग्जाम्स का एग्जामपुर, उस पे भी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए उस पे लोगो लगा हुआ है और ये क्लास जो चलती है ये थैंक्स टू एग्जामपुर की मैं लाइव रेगुलर आ रहा हूँ। अदरवाइज ये मेरी क्लासेस मैं अपने चैनल पे रेगुलर नहीं ले पाता था, हफ्ते दो हफ्ते में एक आधी क्लास होती थी। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो आपको लोगो दिख रहा होगा इसके पीछे वजह यही कि हमारी उनकी एक साथ में ये शाम वाली क्लास एक साथ ही चलती है दोनों चैनल पे, इसलिए बच्चा ऐसा है। संडे को लाइव सेशन रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे बेटा। देयर विल बी ए लाइव सेशन ऑन संडे। संडे को जरूर होगा लाइव सेशन और हम कोशिश करेंगे एवरी संडे, हर संडे को हुआ करे लाइव सेशन। ठीक है। हम्म, चलिए, फ्यू की जगह आप फ्यू लिख सकते हैं या नहीं? बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में जहां पर फ्यू लिखा हुआ है आप फ्यू लिख सकते हैं, आप फ्यू की जगह फ्यू लिख सकते हैं। असल में इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप मीनिंग के अकॉर्डिंग इनका यूज करते हो। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी सेंटेंस में फ्यू की जगह आप फ्यू लिख दोगे, आप फ्यू की जगह फ्यू लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर वो पॉजिटिव मीनिंग चाहता है सेंटेंस, मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो आप फ्यू लिखोगे। अगर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग आपका नेगेटिव होना चाहिए तो आप फ्यू लिखोगे। अगर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा, चाहे नेगेटिव लिख दो चाहे पॉजिटिव लिख दो, दोनों ही सही होंगे, तो आपकी मर्जी है जो चाहे लिखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्यू की जगह आप फ्यू लिख देने से या फ्यू की जगह आप फ्यू लिख देने से सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत नहीं होता है, सेंटेंस लॉजिक की वजह से गलत होता है। कि मान लीजिए आपको मीनिंग पॉजिटिव कन्वे करना था, आपने फ्यू लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मीनिंग नेगेटिव कन्वे करना था, आपने आप फ्यू लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो फ्यू और फ्यू का यूज हम मीनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे सेंटेंस में कैसा मीनिंग चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ग्रामर गलत नहीं होती। आप फ्यू की जगह आप फ्यू लिख दोगे, फ्यू की जगह मतलब फ्यू की जगह आप फ्यू लिख दोगे, आप फ्यू की जगह फ्यू लिख दोगे, तो इससे ग्रामर गलत नहीं होती बेटा, वो ग्रामर सही रहती है, बस मीनिंग गलत हो जाता है। तो अगर हमें लगे कि ये मीनिंग इलॉजिकल बन गया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, आपको सही करना पड़ेगा। चलिए, हम्म, आप सेम ऑफलाइन क्लास के तरह समझाते हो? नो चेंज, थैंक्स। कोशिश ये रहती है कि डिटेल में बताओ। मान लो कोई क्वेश्चन आप बच्चे को समझा ही रहे हो तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दो, जिससे कि उसने अगर कभी वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हो, ठीक है, तो उसका रिवीजन हो जाए, कुछ नए पॉइंट्स उसको सीखने के मिल जाए, कुछ नए एग्जाम्पल सीखने को मिल जाए। मान लीजिए एक क्वेश्चन तो लिखा ही है, एक क्वेश्चन तो हमने ये लिख ही रखा है, ये क्वेश्चन तो हम समझाएंगे समझाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ में एक दो क्वेश्चंस और उसके हो जाएं बच्चे के, तो वो अपने नोट्स बनाएगा, तो कम से कम अच्छे नोट्स तो बनेंगे, कुछ उसमें कंटेंट तो होगा। ऐसा तो नहीं केवल क्वेश्चन आंसर ही होगा, क्वेश्चन आंसर ही होगा, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, कुछ कही गए मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो वो नोट्स बनाते समय अपना लिख लेगा। तो मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस को, उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि कीमती समय जो रात का मैं पढ़ाने में बिता रहा हूँ तुम पढ़ने में बिता रहे हो, ठीक है, ये प्रोडक्टिव ज्यादा हो, इससे मतलब सीखने को ज्यादा मिले। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलता हूँ आपको कल, और तब बातें और करेंगे और नए नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड नाइट।